हेलो दोस्तों, आप सभी को द रॉयल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग जो पिछली क्लास जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़े थे, अर्थात अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो हम पढ़े थे, उस प्रमेय के आधार पर हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। जो कि हम लोग यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं, एक प्रश्न लिखा हुआ है कि जांच करें कि इतना एक भाज्य संख्या है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जो दी गई संख्या है, जिसे एक भाज्य संख्या दिखाना है, उसको हम लोग पहले कोई संख्या मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 प्लस 4 गुना 12। अब जब देखिए, इन दोनों संख्याओं के पदों में एक संख्या कॉमन है, वह है 4। हम 4 को आसानी से कॉमन ले सकते हैं। जो बची हुई संख्या है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ बचेगा 12। अब जरा ध्यान से देखिए कि बाहर तो 4 गुना है, अंदर क्या है, ये 2 पद में है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको बोर्ड मास अच्छा से आता है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। पहले 6 से गुना करेंगे 5 को, 6 पंचे 30 हो गया। 30 को हम 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 210। को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 16 1680। 1680 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 1692। जरा आप यहाँ देखिए कि 4 गुना 1692 है, तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो किस में फैक्टर करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड में। क्यों करेंगे, इसका कारण ही हम बताएंगे। तो 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 में आएगा। 16 को तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा, 2 8 16, 2 चौक 8 0, फिर 2 से 4 2 0, फिर 2 से 2 1 0, फिर 2 से 1 0 5, फिर 5 से 5 2 1, 3 से 7। अब यहाँ ये जो प्रोडक्ट है संख्याओं का, इसको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 यहाँ पे 4 बार आया है, तो इसका मतलब 2 पर 4 घात। 5 एक बार है, 5 3 एक बार है, फिर 7। एक क्रम हो गया अभाज्य संख्याओं के बारे में। ये जो 1680 का जो अभाज्य गुणनखंड है, तो ये एक क्रम में हो गया। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 होगा। 2 पर 4 गुना 5 गुना 3 गुना 7। इसको अगर हम शॉर्ट करें तो 2 पर हो जाएगा 6 घात, फिर हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 7। अब जरा देखिए, यहाँ जो संख्या है जिसको हम x माने हैं, इस संख्या का क्या आया है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आया है ना। तो ये अभाज्य संख्या का गुणनफल आया है, तो इसका मतलब इससे जो गुना होकर जो संख्या आएगी वह एक भाज्य संख्या होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं, अतः दी गई संख्या एक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्या होता है, पूरा हो जाता है। हमारी जो जांच है वो पूरी हो जाती है। अब हम इसका मूल कारण बताते हैं कि हमने क्यों कहा कि ये जो अभाज्य संख्या का गुणनफल है, ये एक भाज्य संख्या को शो करेंगे। तो याद कीजिए, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जहाँ हमने पढ़ा था कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और उसमें जो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड आया था वो एक अद्वितीय क्रम में था। तो उसी स्टेटमेंट को अगर हम रिवर्स में सोचेंगे तो किसी भी संख्या का अगर
अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं का हो तो वह एक भाज्य संख्या को सूचित करेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो संख्याएं आई है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इसमें से प्रत्येक अंक जो है एक अभाज्य संख्या को सूचित करता है, इसलिए इसका जो गुणनफल है एक भाज्य संख्या को सूचित करेगा, जिस अर्थात यहाँ x क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। तो x को हमने जो चीज़ माना है तो वो किसको संकेत करेगा, भाज्य संख्या को संकेत करेगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्या होता है, पूरा होता है। इसी प्रकार का सवाल हम एक दूसरा लेते हैं, इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। जैसे व्याख्या करें कि 3 गुना 4 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, क्यों? हम यहाँ लगा सकते हैं सवाल, क्यों, कैसे? तो आइए, मैंने कहा कि जो प्रोसेसिंग मैंने पिछला सवाल बनाया है उसी प्रोसेसिंग से, उसी प्रक्रिया से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है, इसको लेट एक संख्या मान लेते हैं x 3 गुना 4 गुना 13 प्लस 13। इसमें देखिए एक संख्या जो है 13 दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। 3 गुना 4 प्लस 1 13, 4 या 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, अर्थात 13 गुना 13। 13 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे जो संख्या का गुणनफल है वो अभाज्य संख्या है। अतः दी गई संख्या एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसका एक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। हम इस तरह से भी कारण लिख सकते हैं और हम इसको पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सवाल भी क्या होता है, पूरी हो जाती है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं अच्छी तरह से, है ना। इसी प्रकार के सवाल आपको हम टेस्ट के लिए कुछ प्रश्न जो है आपको बोर्ड पर लिख देते हैं। आप इसको नोट कर करके अपने नोटबुक में रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले 2 प्रश्न जो बनाया है उसके आधार पर आप दी गई प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट यह है, क्यों जांच करें कि 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 प्लस 4 गुना 2 एक भाज्य संख्या है। दूसरी बात और दूसरा प्रश्न है, व्याख्या करें कि 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 प्लस 11 गुना 2 एक भाज्य संख्या है। तीसरी बात, जांच करें कि 8 गुना 9 गुना 10 गुना 12 प्लस 12 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। चौथा सवाल, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करें। व्याख्या करें कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 प्लस 2 गुना 3 एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ आप इसको आसानी से अपने नोटबुक में उतार सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे मैंने पिछला दोनों प्रश्न को सॉल्व किया है। इसके बाद हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट पहला ये है, क्या है उसके बारे में, हम जितनी भी संख्या के बारे में अभी तक पढ़े हैं और जिस संख्या के इकाई अंक 0 होगा, क्या हो, इकाई अंक 0 हो, तो अब इस बात पर गौर करिए और देखिए। सबसे पहला संख्या होगा 10, जिसका इकाई अंक 0 होगा। अगर 10 को हम फैक्टराइज करें तो 2 गुना 5। उसके बाद 20 को अगर फैक्टराइज करें तो 2 गुना 2 गुना 5। 30 को फैक्टराइज करें 3 गुना 2 गुना 5। 40 को फैक्टराइज करें तो 2 गुना 2 5। 50 को करें 2 गुना 5 गुना 5। इस प्रकार से जितनी भी संख्या होगी 60, 70, 80, 90, 100, 110, जितनी भी जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, उसके अभाज्य गुणनखंड में, ये सभी क्या है, उसके अभाज्य गुणनखंड है, ये सभी अभाज्य गुणनखंड है। उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में एक चीज़ कॉमन क्या होगा कि एक 2 गुना 5 का एक पेयर होगा, जो प्रत्येक संख्या में कॉमन होगा। 2 गुना 5 अर्थात 2 गुना 5 का फैक्टर जो होता है प्रत्येक संख्या में प्रेजेंट होगा, जिसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। दो गुना पाँच ये ठीक था, थोड़ा सा हमने रॉन्ग सर्किल कर दिया था, तो यहाँ 2 गुना 5 यहाँ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 है उसमें से अभाज्य गुणनखंड का जो मतलब जो रूप होगा उसमें 2 गुना 5 जो है सभी में कॉमन होगा। बाकी संख्या इधर कुछ भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इकाई अंक 0 होने के लिए 2 गुना 5 का होना ज़रूरी है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं। यदि किसी संख्या f पर n का इकाई अंक 0 हो, तो a का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n गुना 5 पावर n के रूप में होगा, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, इसके बारे में हम जानते हैं अच्छी तरीक़ा से, है ना। अर्थात यहाँ पे 2 और 5 का जो पावर होगा वो केवल धनात्मक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, माइनस में कोई भी संख्या जो है यहाँ पे नहीं होगा। आपने यहाँ भी देखा है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, तो मैंने ये जो संख्या बताया, यहाँ जो कॉमन हमने जो चीज़ दिखाया उसी चीज़ को हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट के रूप में लिखा है, और इसके आधार पर हम क्या करेंगे, किसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके हल तक हम लोग पहुँचेंगे। हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या बनता है। इकाई अंक 5 हो तो क्या होगा। तो इकाई अंक 5 हो तो वह संख्या 5 से शुरू होगी, 5।
5 को हम 1 गुना 5 लिख सकते हैं। उसके बाद 15, 15 को 3 गुना 5, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते चलिए फटाफट, जिसका इकाई अंक 5 हो, याद रहे जिसका इकाई अंक 5 हो। 15 के बाद 25, 25 25, 35, 7 5 35, 45, 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 5 45। इस प्रकार से आप जितनी भी संख्याएं हैं जिसका इकाई अंक 5 है उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। आगे है ना, देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ क्या है कि जिसका इकाई अंक 5 हो उसमें एक फैक्टर 5 होना तय है। ये 5 का होना ज़रूरी है। बाकी जो इधर फैक्टर है वो कुछ भी हो सकता है, 3, 5, 7, 11 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक फैक्टर 5 ज़रूर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि किसी संख्या n का इकाई अंक 5 हो तो 5 हो तो a के अभाज्य गुणनखंड में हम इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा आप समझ गए होंगे ये चीज़। अब आगे निकाल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं आप। a के अभाज्य गुणनखंड में एक गुणनखंड 5 होगा। a यहाँ पर क्या है, कोई पूर्णांक संख्या ले लीजिए, कोई भी पूर्णांक संख्या। इस प्रकार से यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है और इन दोनों कॉन्सेप्ट पर हम प्रश्न को देखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न हमें पूछा जाता है, आस्क किया जाता है ना, और उसको हम सॉल्व भी करेंगे बड़ी ही आसानी से। याद रहिए हमेशा यहाँ पे a का अभाज्य गुणनखंड हमें देखना है, a का अभाज्य गुणनखंड देखना है इतना, तभी वो शून्य होगा। a का अभाज्य गुणनखंड में एक 5 गुणनखंड आना चाहिए, तभी वो शून्य होगा। तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम प्रश्न ले रहे हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं कि जांच करें कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n का इकाई अंक 0 होगा या 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो दी गई संख्या है ना, जो दी गई संख्या है इसको हम मान लेते हैं, लेट x = 6 पावर n। और मैंने क्या कहा कि जो घात है उसको नहीं तोड़ना है, जो आधार है उसको तोड़ना है। यहाँ पे a के जगह कितना लिखा हुआ है, 6। a बराबर यहाँ पर कितना है, 6। तो 6 को हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 3 अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। इसका मतलब अगर इस पावर को हम बांटेंगे घातांक के नियम से, अगर पावर को हम बांटते हैं तो 2 पावर n गुना 3 पावर n होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 6 पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड वो क्या है, 2 गुना 3 के रूप में है। लेकिन क्या कहा है कि इकाई अंक 0 होने के लिए, पहला कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से, अच्छा से पीछे जाइए और पहला कॉन्सेप्ट देखिए क्या, कि जिसका इकाई अंक 0 हो जिसका इकाई अंक 0 हो तो उसमें a का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 पावर n गुना 5 पावर n होगा, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, 2 गुना 3 है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर
n गुना 5 पावर n के रूप में नहीं है, n के रूप में नहीं है, या अभाज्य गुणनखंड में एक गुणनखंड इतना नहीं है, हाँ वही लिखिए, सबसे अच्छा रहेगा। चूंकि इतना का अभाज्य गुणनखंड में 2 पावर n गुना 5 पावर n एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, इसलिए संख्या 6 पावर n का इकाई अंक शून्य पर इकाई अंक शून्य नहीं होगा। या आप यहाँ पर चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं कि इसलिए संख्या इतना शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आप दो बातें लिख सकते हैं। अगर इकाई अंक नहीं होगा, यहाँ लिखा हुआ इकाई अंक नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, ऐसा प्रश्न रहेगा। तो आप समझ गए होंगे। मेन बात है यहाँ पे कि जो संख्याएं दी गई है उसमें जो आधार है, जिसको हम लोग बेस कहते हैं, घात घातांक में पढ़े होंगे, इसको बेस कहते हैं। तो बेस का हमें क्या निकालना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और उस अभाज्य गुणनखंड को कंपेयर करना है कॉन्सेप्ट से, पहला कॉन्सेप्ट से कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे कि मेरे कॉन्सेप्ट से मैच करता है नहीं करता। अगर मैच नहीं करता है तो वो जो है उस कारण को डिक्लेयर करेगा जिसके लिए वो कहा गया है। तो हमने देखा कि जो कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि शून्य, जिसका इकाई अंक शून्य हो तो उसके लिए गुणनखंड ये होना चाहिए, तो ऐसा गुणनखंड यहाँ पे हम नहीं पाए। 2 है लेकिन 5 नहीं है ना। इसीलिए 2 को 5 के अलावा किसी भी संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इकाई अंक कभी 0 नहीं आएगा, उसको 2 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ाया है कि इकाई अंक 5 हो, उसके लिए हम एक प्रश्न लेते हैं। जांच करें कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 8 पावर n का इकाई अंक 5 हो। आइए, बनाने का वही तरीका है, बस कारण अलग अलग होगा। बनाने का वही तरीका है, बस कारण अलग होगा। मान लीजिए कि x बराबर 8 पावर n है, तो सबसे पहले यहाँ पे a की जगह कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ। तो 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहेंगे तो 2 गुना 2 होगा। तो 2 गुना 2 पावर क्या होगा, n। अगर इस पावर को अगर हम बांटेंगे तो 2 पावर n गुना 2 पावर n गुना 2 पावर n। क्या इस अभाज्य गुणनखंड में 5 आया है, कहीं नहीं आया है। तो याद कीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या कहा है कि जो संख्या है उस संख्या का इकाई अंक 5 तभी आएगा जब आधार के अभाज्य गुणनखंड में एक गुणनखंड क्या हो, 5 हो। यहाँ 5 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि 8 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में एक गुणनखंड 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या 5 पर समाप्त नहीं होगी। वहाँ पे पिछले सवाल में मैंने यहाँ पे लिखा था इकाई अंक 0 नहीं होगा, है ना। लेकिन मैंने क्या कहा कि दूसरे तरीक़ा से जो बोला जाता है, तो मैंने दूसरे तरीक़ा से इसमें लिख दिया है कि इसलिए यह संख्या क्या हुआ, 5 पर समाप्त नहीं होगा। हम यहाँ लिख सकते थे इसलिए इस संख्या का इकाई अंक 5 नहीं होगा। हम दोनों बात लिख सकते हैं, लेकिन कारण इसमें ज़रूर होना चाहिए। आप प्रश्न का जो उत्तर दे रहे हैं, जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसमें आपका कारण जो होता है प्रमाणित होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार के कई सवाल होंगे, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसके लिए भी आपको दो तीन टेस्ट दे देते हैं, आप बना के हमें कमेंट बॉक्स में आप उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, तो हम उसको चेक करके आपको बता देंगे। अगर नहीं होगा ऐसा तो हम अगले क्लास इसको सॉल्यूशन देंगे।
पहला प्रश्न है, जांच करें कि n बिलोंग्स टू n, ये बिलोंग्स टू है, इसका मतलब ये हुआ ये जो पावर है, ये जो घात होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, एक प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करेगा, है ना। तो जांच करें कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए संख्या 4n का अंक 0 पर समाप्त होगा। दूसरा सवाल है, लाइट चला सा मोबाइल में, जांच करें कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए संख्या 6n का इकाई अंक 5 हो। तीसरा सवाल, जांच करें कि n बिलोंग्स टू n के लिए संख्या 9n का इकाई अंक 5 हो। क्या हो? 5 हो। ठीक है, एक प्रश्न और भी दे देता हूं मैं। जांच करें कि n बिलोंग्स टू n के लिए संख्या 12n का इकाई अंक 0 होगा या 0 हो। इस प्रकार से आपको मैं 4 प्रश्न दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं अच्छी तरीक़ा से। मैंने जैसे पिछला जो प्रश्न है उसी प्रश्न के आधार पर मैं ये सारे प्रश्न दिया हूँ। इस प्रश्न का सॉल्यूशन जो है आपके जो बताए गए 2 कॉन्सेप्ट हैं, हमने जो 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं वो उस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसका प्रश्न का जो सॉल्यूशन है आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर अगले क्लास में आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ हम हाजिर होंगे, या अगर इस चैप्टर में कुछ टॉपिक रह गई है तो उसको लेकर के हम हाजिर होंगे। तो आप मेरे इस YouTube चैनल द रॉयल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि मेरे द्वारा जो बताया गया ये जो प्रश्न है, जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है वो का लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।